अब हिस्सेदारी होगी करके, अब बराबरी की बात होगी करके, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। देखो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का है, इसका ठेका तो पूरा मुसलमानों के सर के ऊपर थोप दिया गया है कि तुमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का है। और उनके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन ये है कि मुसलमानों तुम जाओ सिर्फ वोट देने का काम करो, असेंबली में मैं जाऊंगा करके। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बुलंद आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं नफीस पठान। इस वक्त हम मौजूद है मुमरा के डोगरे कंपाउंड में और हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो हमेशा मजलूम के साथ है और जुल्म के खिलाफ है। आमदार से शुरुआत की 2014 में, उसके 19 में खासदार बने। तो इतनी जल्दी, इतनी कम पीरियड में इतनी बड़ी सफलता आखिर कैसे हासिल की, आइए हम जानते हैं AMIM के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इम्तियाज जलील साहब से। और सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा, क्या 2014 में आप आमदार बने, 2019 में आप खासदार बने, तो ये जर्नी जो है कैसे शुरुआत हुई? अल्लाह नियतों को देखता है। जिस नियत के साथ हम सियासत के अंदर आए थे, लोग यही समझते थे कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उस शहर से इतने सालों से नाता है भी नहीं, उसके बावजूद भी 2014 के अंदर आके महज 28 दिन पहले ये ऐलान करते हैं कि भाई मैं MLA का इलेक्शन लड़ूंगा। और अल्लाह के फजलो करम से 28 दिनों के अंदर 3 सिटिंग MLAs को हरा के MLA बन जाते हैं। फिर 2019 के अंदर जब लोग सोचते थे कि ये बेवकूफ़ी का फैसला लिया गया है कि एक MP जीतना मामूली बात नहीं है, 22 दिन पहले फैसला लिया जाता है कि इम्तियाज जलील औरंगाबाद से MP का इलेक्शन लड़ेगा करके। और अल्हम्दुलिल्लाह आवाम साथ देती है। और मैं जैसा बताया हूँ ना कि नियतों के ऊपर दारोमदार होता है, उसमें अल्लाह कहीं ना कहीं से जरिए बनाता है, रास्ते बनाता है, और उसी का नतीजा है कि बन गए MP। सर, आपको काफी तजुर्बा है आमदार का भी और खासदार का भी। आज मुमरा शहर में जो है टॉरेंट कंपनी जो प्राइवेटाइजेशन होते जा रहा है, तो आपको ज्यादा तजुर्बा है, तो आपके हिसाब से MLA और खासदार का कितना अहम रोल होता है प्राइवेटाइजेशन में? देखिए, मेरे पास एक पानी की एक प्राइवेट कंपनी लाई गई थी समांतर नाम की। ये भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP और जी न्यूज़ के मालिक, इनकी कंपनी थी ये। और ये कई 100 करोड़ रुपए की कंपनी थी। पूरे जितने शहर के आमदार थे, जितने शहर के खासदार थे, बड़े बड़े जितने भी नेता थे, वो सब एक तरफ थे और सबकी ख्वाहिश थी कि ये कंपनी हमको लेकर आना है करके। ये हिंदुस्तान का पहला केस होता था कि मतलब शहर का पानी किसी एक प्राइवेट कंपनी के हवाले किया जा रहा था, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के MP थे उसमें, और मैं अकेला एक तरफ था। एक मरतबा देवेंद्र फडणवीस साहब ने मीटिंग कॉल की है मुंबई में, और उन्होंने पूरे आमदारों को बुलाया। मैं भी उस वक्त आमदार था, और उन्होंने बुला के उनकी कंपनी के लोग आए और उन्होंने पूछे कि मतलब ये कितनी अच्छी कंपनी है और औरंगाबाद में क्यों लाई जा रही है करके। फिर वो जब उनका प्रेजेंटेशन हो गया तो उन्होंने एक एक आमदार से पूछे, और हर आमदार ने उनको ये जवाब दिया कि नहीं साहब, आपका जैसा भी जो भी फैसला है वो हमको कबूल है करके। मेरे से पूछे, हाँ जलील साहब आपका क्या कहना है? मैंने कहा साहब, अगर इतनी अच्छी कंपनी है ये, आप जितनी तारीफ कर रहे, तो आप नागपुर क्यों नहीं लेके चले जाते हैं करके। अपने नागपुर को आप लेके जाइए, अगर वहां पे कामयाब हो जाती है तो हम वो करेंगे करके। और मैंने उस वक्त है तो ऐलान किया था कि तुम पूरे के पूरी ताकत लगा लो, मैं कंपनी को नहीं आने दूंगा अपने शहर के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह का करम है कि आखिर में इतनी बड़ी कंपनी को एक MLA की हैसियत से मैंने दिल पे लिया तो मैं वापस करा सका। मतलब MLA अगर MLA अगर चाहा तो यकीनन है, अगर दिल पे लिया कि नहीं ये मेरे आवाम के हक में नहीं है, ये अगर प्राइवेटाइजेशन होता है तो इसका आवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ सकता है, तो यकीनन वो फैसला ले सकता है, क्योंकि आवाम के हक में अगर है। सर, आखिरी 2 सवाल रहेगा। सेकंड लास्ट सवाल मेरा ये रहेगा, सैफ पठान पे काफी सारे जुल्म हुए, FIR हुई, फिर उसके बाद में तड़ीपार हुए, उसके बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। आखिर कौन सी ऐसी ताकत है जो सैफ पठान को आज तक लड़ा रही है? देखिए, मैं सिर्फ सैफ पठान के बारे में आप मुमरा के हद तक बोल सकते हैं। उसमें महाराष्ट्र में नहीं, हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां पर भी मजलिस के अच्छे मजबूत हमारे सिपाही है, खिलाड़ी है, जो मजलिस को जिंदा रखे हुए है, उनके ऊपर इस तरह के केसेस होते रहते हैं। उनको परेशान किया जाता है, उनको किसी तरह से हैरेसमेंट जो है वो करते रहते हैं। जो मजबूत रहते हैं, जो मजलिस से मोहब्बत करते हैं, वो डटे रहते हैं। जो कमजोर रहते हैं वो निकल के साइड से है तो चले जाते हैं करके। तो सैफ पठान भी इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी डटा हुआ है, और धीरे धीरे
मुमरा की आवाम को भी ये बात समझ में आ रही है कि भाई ये जो लड़ रहा है ये हमारे लिए लड़ रहा है करके उसमें। तो पहले कुछ लोग आए, फिर धीरे धीरे आवाम बढ़ती गई है। अब देखिएगा उसमें बहुत सारे लोग उनके साथ में है ना कि एक एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी जो बहुत छोटी होती है, एमपी की कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 6 एमएलए उसमें आते हैं उसमें। मैं जब एमपी का इलेक्शन लड़ रहा था तो एनसीपी के एक नेता ने आके बोला था कि ये गलती से एमएलए बन चुके हैं, अब ये एमपी देखने का ख्वाब देख रहे हैं, एमपी बनने का ख्वाब देख रहे हैं करके। तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि उसमें कि तुम ये समझ रहे होंगे कि सिर्फ वोटों से इलेक्शन जीते जाते हैं, दुआओं से भी इलेक्शन जीते जाते हैं करके। और मैंने उस वक्त देखा था कि लोगों ने किस शिद्दत के साथ दुआएं की थी उसमें। तो जितनी भी आपकी जीत है, हार है, वो इस बात के ऊपर भी निर्भर करती है, हमारा यकीन तो अल्लाह के ऊपर है कि अगर आपकी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते बनाते हुए चलता है उसका। अब औरंगाबाद में देखिएगा उसके अंदर पूरे डाकुआ एक साथ आके बैठे हुए हैं कि इम्तियाज जलील को हराना है करके उसमें, लेकिन मुझे मालूम है कि अल्लाह कैसे रास्ते बना रहा है मेरे लिए। सर एक आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा आपसे, मुमरा की आवाम जो इस कदर गुस्से में है क्योंकि मुमरा की आवाम को जो है रेंट से ज्यादा जो है लाइट बिल आ रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सारी चीजों को देख के तक पलटेगा? देखिए बेसिकली मतलब यही है कि आवाम को समझना चाहिए। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है, मुमरा जैसे इलाके के अंदर अगर यहाँ पे लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है तो उसके लिए कोई गैर जिम्मेदार नहीं है। मुमरा की आवाम जिम्मेदार है। अगर लाइट का बिल ज्यादा आ रहा है तो मुमरा की आवाम जिम्मेदार है, क्योंकि जिस नेता को वो चुनकर एक यकीन के और भरोसे के साथ भेज रही है ये मेरे लिए खड़े रहेगा करके, वो सिर्फ 5 साल के बाद एक मर्तबा आएगा, आपको फिर लुभाएगा और फिर आपको है तो ये बोलेगा कि देखो सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का है, इसका ठेका तो पूरा मुसलमानों के सर के ऊपर थोप दिया गया है कि तुमको सेक्युलरिज्म को जिंदा रखने का है। और उनके सेक्युलरिज्म का डेफिनेशन ये है कि मुसलमानों तुम जाओ सिर्फ वोट देने का काम करो, असेंबली में मैं जाऊंगा करके। अब मैं बोल रहा नहीं, अब हिस्सेदारी होगी करके, अब बराबरी की बात होगी करके, जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।